बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग के हवाले से कि प्रोग्रामिंग है क्या और प्रोग्रामिंग कहाँ यूटिलाइज होती है और प्रोग्रामिंग का मेन मकसद क्या है और प्रोग्रामिंग का मेन बेसिक्स क्या है। तो अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आजकल चल रही हैं उनमें पाइथन का एक बड़ा अच्छा नाम है, उसके अलावा सी शार्प का बहुत बड़ा नाम है, एंड्रॉयड का बहुत बड़ा नाम है, एंड्रॉयड जिसमें हम जावा और एक्सएमएल को यूटिलाइज करते हैं। तो हम जिसको आजकल मेनली फोकस में लेके आएंगे वो है हमारी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक बेसिक पर्पस लेवल के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करना चाहें तो सी प्लस प्लस एक बहुत ही क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि करामत चीज साबित होती है। अनलाइक अनलेस आजकल वहाँ के लोग पाइथन की तरफ रुजू कर रहे हैं, लेकिन अगर पाइथन के मुकाबले में बेसिक की बात की जाए तो सी हमें ज्यादा बेसिक्स प्रोवाइड करती है। वो इन टर्म ऑफ कैसे प्रोवाइड करती है वो हम इन द एंड ऑफ सेशन विद द हेल्प ऑफ अ प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। तो अब बात करते हैं कि हम प्रोग्राम की बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग बला है। तो प्रोग्रामिंग इन सच ऑफ टर्म के हम कह देते हैं कि जी हमें बहुत बुरी तरह से हम प्रोग्रामिंग के साथ पेश आते हैं कि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, प्रोग्रामिंग इज टफ। तो हम कह सकते हैं कि जी प्रोग्रामिंग टफ नहीं है। तो प्रोग्रामिंग टफ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको खुद टफ बनाया हुआ है। टफ है, अवाम आजकल कहती है बिल्कुल टफ है, लेकिन हम कहते हैं प्रोग्रामिंग बिल्कुल टफ नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है प्रोग्रामिंग का? प्रोग्राम क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को दिए गए होते हैं बेस्ड अपॉन सम आउटपुट। तो उनकी प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट क्या होता है हमें इन टर्म ऑफ स्क्रीन डिस्प्ले हमें नजर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तरफ तो जो हम कंडीशन बना के इम्पोज करना चाहें हम वो कंडीशन प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एक ड्राई रन के हवाले से कि प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये एक हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मेन मेमोरी है। अब प्रोग्रामिंग का सारा दारोमदार हमारा किस पे डिपेंड कर रहा होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो सीधा जाके कहाँ स्टोर होता है? हमारी मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। यानी कि जो भी प्रोग्राम हम रिटर्न करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर तो उसका एक बिन में फोल्डर बनता है, ठीक है। अब ये एक हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम डायरेक्टली मेन मेमोरी में गया है। मेन मेमोरी में प्रोग्राम का एक ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर वेरिएबल नेम है। अब उस वेरिएबल के ब्लॉक के अंदर देखें, उस वेरिएबल की डाटा टाइप है जो कि हमारे पास ए है। अब उस ए ने कोई ना कोई वैल्यू क्या की हुई है? होल्ड की हुई है। तो यानी कि ये सीक्वेंस हमारा चाह रहा है प्रोग्राम मेन मेमोरी में आया, मेन मेमोरी में प्रोग्राम का नंबर 2 पे नेम आ गया, उसके बाद इसकी डाटा टाइप आ गई थर्ड पे, और वो जो डाटा टाइप है वो कोई ना कोई वैल्यू नंबर 4 पे होल्ड करके रख। और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब यहाँ से जैसे ही हम प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो ये यहाँ से हमारे लिए क्या लेके जाएगा? एक आउटपुट। तो अब वो आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले पे कैसे जाएगी? हमारा प्रोग्राम कैसे इनोवेट होगा? सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे जैसे कह देता हूँ जावा पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और साथ ही मैं क्या डिस्प्ले करवा देता हूँ? ए। तो यानी कि अब होगा क्या कि जो मेरा ए है वो सिस्टम पे प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि अब जैसे ही ये वाली लाइन ऑफ कोड एक्टिवेट होगा ये मैं अलर्ट जनरेट करेगी किसको? मेन मेमोरी के अंदर। अब अलर्ट मेन मेमोरी में क्या जनरेट हुआ है? फाइंड ए, कि क्या कोई ए नाम का वेरिएबल मेन मेमोरी में है कि नहीं। अगर तो ए नाम का वेरिएबल हमारी मेन मेमोरी में होगा तो ठीक, नहीं मौजूद होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा कि ए कहीं पे भी इस प्रोग्राम में डिफाइन नहीं है। अब जैसे वो यहाँ पे पहुंचा मेन मेमोरी में, उसको ए मिला, वो मेन मेमोरी में गया, मेन मेमोरी से प्रोग्राम नेम से डाटा टाइप में उसको ए मिला और 15 आया। तो यहाँ से ये आउटपुट क्या हो जाएगा? कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो अभी बेसिक पर्पस का नहीं थे कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है हमारे सिस्टम के साथ कोरिलेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमने किन बेबी स्टेप्स को साथ लेके चलना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ होती है हमारा कंपाइलर, ठीक है।
तो कंपाइलर अगर हम सी की बात करते हैं तो सी के लिए मल्टीपल कंपाइलर यूज होते हैं। हम विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, वीएससी कोड यूज कर सकते हैं हम। उसके अलावा सी हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारे पास आज का रिसेंट यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है वो है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, तो डेव सी प्लस प्लस से सी प्लस प्लस को भी यूज करता है, सी प्लस प्लस के लिए भी यूज होता है, जावा के लिए भी यूज होता है, बेस्ड अपॉन देयर लाइब्रेरीज कि हम किस तरह लाइब्रेरीज ऐड करते हैं। तो हमारा सारा का सारा जितना भी ये सेशन है ये सारा बेस करेगा किसके ऊपर, डेप्सी के ऊपर। तो अब देखते हैं कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमारा बेसिक क्या होता है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं फाइल की तरफ, फाइल से हम जाएंगे न्यू की तरफ, और न्यू से फिर हम लोग जाएंगे किसकी तरफ, और यहाँ से ये न्यू, और ये हमने न्यू सोर्स फाइल ओपन कर। अब ये जो न्यू सोर्स फाइल हमने ओपन कर ली, अब यहाँ पे हमारे पास अनटाइटल्ड आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेव एज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव हुआ है, ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया और हमारी फाइल का नाम माय फर्स्ट प्रोग्राम आ गया। अब एक प्रोग्राम को लिखने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है। हमने जो लैंग्वेज यूज करनी है वो हमने सी प्लस प्लस की लैंग्वेज यूज करनी है। अब जब हमने सी प्लस प्लस की लैंग्वेज यूज करनी है तो उस लैंग्वेज को यूज करने के लिए हमें उसकी कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज में। तो सबसे पहले चीज हमारी आती है हैश। हैश को हम क्या कह देते हैं, हैश इट्स सेल्फ अ प्री प्रोसेसर। अब हैश जो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, अब इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने क्या करना होता है, हमारे प्रोग्राम की बॉडी को इनोवेट कॉल करनी होती है। यानी कि इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने क्या करना है, इस हैश ने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक अवेक जनरेट करवा के देना है कि अब मेन मेमोरी में इस प्रोग्राम के नाम का एक वेरिएबल बन चुका हुआ है। यानी अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज बात करूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस मेन मेमोरी में वेरिएबल की बजाय जो प्रोग्राम का नाम हमने सेव किया वो क्या आ जाएगा, माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब क्या होगा कि उस हैश ने हमारे मेन मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को सेव करके उसके अंदर पहली चीज ऐड अप कर दिया। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है इंक्लूड के साथ। इंक्लूड क्या चीज है, इंक्लूड इंक्लूड करने के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो इंक्लूड क्या चीज हमारे लिए इंक्लूड करता है, हेडर फाइल। हेडर फाइल्स हमेशा याद रखनी है हमारी लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स के अंदर यूज होगी। और कुछ जो मोस्ट कॉमन यूज हेडर फाइल है वो आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम, अब ये हेडर फाइल हमारे पास क्या कर रही है कि इस हेडर फाइल का मेनली मकसद है, अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, और हेड इसका मतलब है कि इसने हेडर फाइल इंक्लूड किया है। जो हेडर फाइल दैट includes all input आउटपुट ऑपरेशन, कि हमारे प्रोग्राम में जितने इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस होंगे वो कौन सी लाइब्रेरी यूटिलाइज करती है, आईओ स्ट्रीम यूटिलाइज करती है। अब उसके बाद अगली लाइब्रेरी जो हम एडअप करते हैं अपने उसके साथ, वो हमारे पास आ जाती है कोनियो डॉट एच हैश, वो भी सेम हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब ये लाइब्रेरी क्या होती है, इट यूटिलाइजेस मैन्युपुलेटर। यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं हमारे पास जो कि हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं, मैन्युपुलेटर्स हैं। अगर हम कोनियो डॉट एच को ना भी यूटिलाइज करें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली रन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यूज कर लेते हैं तो बाज़ जगह जहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं, कुछ मैन्युपुलेटर्स कुछ एस्केप सीक्वेंस, तो ये चीज उसको कवर कर देती है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है हमारे वेरिएबल्स, यानी कि डाटा टाइप्स और वेरिएबल का यूज। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस।
std। अब यूजिंग नेम स्पेस std का क्या काम होता है कि जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट है उनको स्टैंडर्डाइज कर देता है ये हमारे अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम कंडीशन। ये हमारे जो हमारे स्टैंडर्ड वेरिएबल्स होते हैं जो कि दैट यूजेस एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि हमारी जितनी भी इनपुट और आउटपुट जो है वो हमारे कौन डील करते हैं, वो हमारे इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स डील करते हैं, और इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को कौन डील कर रहा होता है, वो हमारा यूजिंग नेम स्पेस std यूटिलाइज कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मेन आ जाता है मेन। अब मेन हमारे पास इटसेल्फ एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे यूजर को ये चीज बताता है कि अब आपकी जितनी भी कंडीशंस होंगी, कंडीशन इन बेस के आपने जितना भी प्रोग्राम का लॉजिक बनाना है वो आप किसके बाद बनाएंगे, इस मेन की बॉडी के बाद बनाएंगे। अब यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम चलते हैं डेलीमीटर्स की तरफ। अब यहाँ पे ये जो डेलीमीटर्स हैं जिसको हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं, इन दोनों के अंदर all instructions that execute are written here। कि हमने जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करनी है वो इस डेलीमीटर के अंदर रह के पास करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एक बेसिक सिंटैक्स था। ठीक है, ये हमारा C++ का बेसिक सिंटैक्स है कि अगर हमने कभी भी प्रोग्राम लिखना है तो हमने किन चीजों को माइंड में रखना है। इसमें आगे फर्दर और मजीद चेंजेस आते रहेंगे जैसे जैसे हम बेसिक से एडवांसमेंट की तरफ चलते जाएंगे। तो ये यहाँ तक हम क्लियर करते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर उसके बाद आ जाएगा हैश इंक्लूड conio डॉट एच। फिर उसके बाद हमने कहा था हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन। और ये यहाँ पे हमारा एक बेसिक सा सेंटेक्स आ गया कि अब हमने जो भी चीज लिखनी है वो इस बेसिक सेंटेक्स के अंदर रहते हुए लिखनी है। अब हम देखते हैं कि बेसिक सेंटेक्स क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस। अब हमने कह दिया कि यहाँ पे ये इनपुट और आउटपुट यानी कि ये ए का वेरिएबल और ये 15 वैल्यू ये कैसे असाइन हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स। इनपुट आउटपुट। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी चीज है जो इनपुट के लिए C++ में यूज करते हैं और कौन सी ऐसी चीज है जो सी आउट के लिए यूज करते हैं। इन सब की वर्किंग को हैंडल किसने करना होता है, यूजिंग नेम स्पेस std में। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमारे पास सी इन है यानी कि सीन सीन यूज होता है हमारा इनपुट के लिए और सी आउट हमारा यूज होता है आउटपुट के लिए। यानी कि जब भी हमने कोई चीज इनपुट करवानी है तो हम सीन यूज करवाएंगे। सीन स्टैंड फॉर हमारे पास इनपुट वेरिएबल और सी आउट स्टैंड फॉर हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स। तो यानी कि अगर हमने कोई भी चीज इनपुट लेनी है तो हम सीन, अगर कोई चीज आउटपुट लेनी है तो हम सी आउट का यूज करेंगे। तो आज हम बेसिकली फर्स्ट लेक्चर है तो हम देखते हैं सी आउट। हमने सी आउट यूज करने के लिए सिंपल लिखा सी आउट, हमने सी आउट का सेंटेक्स देख लिया। जब भी सी आउट लिखेंगे वो इसी सेंटेक्स में आएगा। और एक चीज याद रखनी है, सी का सी कभी भी कैपिटल नहीं आएगा, यानी कि हमने सी का सी कैपिटल नहीं लिखना, सी का सी स्मॉल ही आएगा। अब हमने जो भी चीज यहाँ पे लिखनी है, जो चाहते हैं कि एज इट इज प्रिंट आउट हो जाए, हम उसको हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो ये हम कह देते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और साथ ही अब ये एंडल जो है ये हमारे पास इन टर्म ऑफ मैन्युपुलेटर इस्तेमाल,
यानी कि जिसको यूटिलाइज करने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। अगर हम इस लाइब्रेरी को डिस्क्लूड भी कर देंगे तब भी ये स्टैंडर्ड इनपुट जो हमारे पास मैनिपुलेटर आ रहा है, जो इनपुट के बाद हमने लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज लेके चलना चाहे तो हमें हमेशा उनकी सारी लाइब्रेरीज क्या करनी चाहिए, इंपोर्ट कर देनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाएंगे एग्जीक्यूट की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को कि क्या हमारे पास कोई गलती है। तो उसने हमें बता दिया कि आपने कोई गलती की हुई है। तो हमने हैश इंक्लूड आई सी ओ एन आई हैश स्ट्रीम ओनियो, एक मिनट, तो अब देखते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर आ गया। अब सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोनियो डॉट एच जो है वो डिस्क्लूड कर दिया तब भी हमारा हैंडल क्या होगा, चलेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसको यहाँ से कैंसिल आउट किया, हैश इंक्लूड conio.h conio.h। अब हम देखते हैं तो साथ ही हमारी उसके साथ भी उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये एक छोटा सा बेसिक सेंटेक्स था कि हमने प्रोग्रामिंग को कैसे लेके चलना है। मैं प्रोग्रामिंग को थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से नहीं लेके चलूंगा, हमारा काम टोटल प्रैक्टिकल बेस होगा। तो इस वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन से आज का टॉपिक यही हमारा एंड होता है कि हमने बेसिक सेंटेक्स क्या रखना है जब भी कोई प्रोग्राम हमने लिखना है, और दूसरे नंबर पे हम प्रोग्राम को किस तरीके से इनोवे कॉल देते हैं कि वो कैसे हमारी मेन मेमोरी से लोड होता हुआ हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट।